Hey guys, welcome to the 15th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants। इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। आगे फ्यूचर में मैं आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाने वाला हूँ। आपको पता चलेगा कि ओव्यूल भी कई तरीके के होते हैं। ये जो ओव्यूल है जो आपके सामने है इसे हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का फिगर है। टेंशन मत लो, इस पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर को मैं अच्छे से लेवल करके आपको हर एक चीज समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नीचे के तरफ प्रेजेंट है ओवरी वॉल। ठीक है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल रहता है, तो ये यहाँ पे ओवरी वॉल है। ठीक है, ओवरी वॉल के ऊपर जस्ट एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है ये एक स्टॉक जिसे हम कहते हैं फनिकल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है फनिकल, या इसे आप फनिक्यूलस कह सकते हो, या आपका मन आप इसे फनिक्यूलम भी कहो। ठीक है, फनिकल किसके साथ अटैच है? प्लेसेंटा के साथ। फनिकल का काम क्या है? ये इस बड़े से एनाट्रोपस ओव्यूल को, इस ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जोड़ता है, जो कि ओवरी वॉल के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट है। ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कौन जोड़ेगा? फनिकल। और ये फनिकल ओव्यूल के जिस रीजन पे जाके जुड़ता है उसे हम कहते हैं हाइलम। भाई, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ रहा है फनिकल, तो फनिकल ओव्यूल में कहीं ना कहीं तो जाके अटैच हो रहा होगा। तो हाइलम इज द पॉइंट वेयर फनिकल अटैचेस टू द ओव्यूल। ठीक है, ये क्या है? हाइलम है। यहाँ पे ये फनिकल जो है जाके अटैच हुआ, और फिर ये फनिकल नीचे की तरफ प्लेसेंटा से अटैच है। ठीक है, तो फनिकल ने क्या किया? ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए, इन एनाट्रोपस ओव्यूल, इस एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो फनिकल ओव्यूल के बॉडी के साथ कुछ डिस्टेंस तक अटैच होता है एंड एक स्ट्रक्चर बनाता है कॉल्ड रैफी। ये जो फनिकल है ये हिंज इस रीजन पे जाके अटैच हुआ। ये सॉरी, हिंज नहीं, हाइलम, हाइलम है, हिंज बोल रहा हूं। ये जो ओव्यूल का जो रीजन है, ठीक है, हाइलम इज द पॉइंट, सॉरी, हाइलम इज द पॉइंट वेयर फनिकल अटैचेस टू द ओव्यूल। और ये हाइलम पे अटैच होते हुए फनिकल जो है कुछ डिस्टेंस तक ऊपर तक और जाता है। ठीक है, ऊपर तक। इसे हम कहते हैं क्या? रैफी। रैफी बेसिकली क्या है? फनिकल का एक्सटेंशन है ओव्यूल की तरफ। ये जो फनिकल है ये एक्सटेंड होते हुए ऊपर की तरफ ओव्यूल की तरफ कुछ डिस्टेंस तक अटैच होता है। ठीक है, यहां लिखा है मैंने, देखो, फनिकल ओव्यूल के बॉडी के साथ, ये ओव्यूल के बॉडी के साथ कुछ डिस्टेंस तक अटैच होता है एंड एक स्ट्रक्चर बनाता है कॉल्ड रैफी। फनिकल हाइलम के साथ अटैच होकर खत्म नहीं हो जाता, ऊपर तक ओव्यूल के बॉडी के साथ कुछ डिस्टेंस तक होता हुआ ऊपर तक जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम कहते हैं रैफी। ठीक, अब आगे देखिए, ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल के दो इंटीगुमेंट होते हैं, दो आउटर लेयर होते हैं। ठीक है, इंटीगुमेंट, एक होता है आउटर इंटीगुमेंट, एक होता है इनर इंटीगुमेंट। ठीक है, एक होता है आउटर इंटीगुमेंट, एक होता है इनर इंटीगुमेंट। कुछ कुछ ओव्यूल में एक और थर्ड इंटीगुमेंट भी प्रेजेंट होता है। कि ज्यादातर ओव्यूल में आप देखोगे, यानी कि बात करें एनाट्रोपस ओव्यूल की, तो इसमें आपको दो इंटीगुमेंट देखने को मिलेंगे, एक आउटर बाहर की तरफ ये, और एक अंदर की तरफ ये। कुछ कुछ ओव्यूल में आप देखोगे एक थर्ड एंटीग्यूमेंट भी प्रेजेंट होता है। देखिए, बात करें आगे माइक्रोपाइल की। ठीक, एंटीग्यूमेंट के बारे में तो आपने समझ लिया ना। अब देखो माइक्रोपाइल क्या होता है? इज द रीजन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का वो रीजन वेयर एंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। देखो, ये पूरे ओव्यूल में कौन सा वो रीजन है जहां पे ये आउटर एंड इनर एंटीग्यूमेंट एब्सेंट है? तो आ जाओ नीचे की तरफ, यहां पे देखो, ये रीजन पे आपको देखो, ये जो एंटीग्यूमेंट है ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, वेयर एंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, इस रीजन को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, द रीजन वेयर एंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, और ये जो रीजन है माइक्रोपाइल, इसे हम कहते हैं ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड। जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा वो एंड हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल रीजन इज नोन एज चलाजा। ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल जो रीजन है उसे हम कहते हैं चलाजा। देखो,
ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट ऊपर की तरफ ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं चालाजा। दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। आपको लग रहा होगा सर बेसल पार्ट तो ये वाला पार्ट होगा, नहीं नहीं, चालाजा जो होता है दिस इज एक्चुअली द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और जो चालाजा जिस तरफ प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं चालाजल एंड। याद रखिएगा चालाजल एंड इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये है माइक्रोपाइल जहां पे प्रेजेंट है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। एंड चालाजल एंड जहां पे चालाजा प्रेजेंट है दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये जो फनिकल है यहाँ पे कुछ वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पे ये वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ऑलराइट। अब देखो न्यूसेलस क्या होता है। न्यूसेलस ये जो पूरा पार्ट है न्यूसेलस, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूसेलस। जो हमारा ओव्यूल का बॉडी होता है वो बना होता है न्यूसेलस का, ठीक है। ये जो न्यूसेलस है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल। भाई बॉडी ऑफ ओव्यूल किसका बना है, न्यूसेलस का। तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टिश्यू होगा ओव्यूल का वो है न्यूसेलस। न्यूसेलस ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक। जो एम्ब्रायो सैक डेवलप होगा ओव्यूल में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम न्यूसेलस का ही है। डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक और डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट। देखो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट बेसिकली हम पॉलन ग्रेन को कहते हैं। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है, उसमें पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट हुआ, पॉलन ट्यूब निकला, ठीक है, याद आ रहा है ना। तो वो एक मेल गैमेटोफाइट था। जब हम बात करते हैं ओव्यूल की, ठीक है, ओव्यूल की, तब देखो जो एम्ब्रायो सैक है वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को हमने कह दिया इन एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रायो सैक को हम कहते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक या फिर आप इसे डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट बोल लो। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। तो न्यूसेलस का काम क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक और डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को। आगे देखो इन वन ओव्यूल ओनली वन एम्ब्रायो सैक इज प्रेजेंट। ये हमारा एक बड़ा सा एनोट्रोपस ओव्यूल है और इसमें बस एक ही एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट है। ये जो आपको नजर आ रहा है यही तो है एम्ब्रायो सैक, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रायो सैक है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूसेलस प्रेजेंट है, ठीक है। यही न्यूसेलस क्या करेगा, इस एम्ब्रायो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इस डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक को। और एम्ब्रायो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये क्या है, एम्ब्रायो सैक या फिर आप इसे फीमेल गैमेटोफाइट बोल लो। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में ये 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। इस एम्ब्रायो सैक जो है ये एम्ब्रायो सैक कितने सेल है, 7 सेल है। एंड कितना न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। ये पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक को होता है, ठीक है। अब हमारी बारी है एक बार इस एम्ब्रायो सैक के बीच में जो ये पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक का जो स्ट्रक्चर है ये सब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इसको एक बार जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें अगले स्लाइड में बढ़ना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बात करने वाले हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक की। देखिए ये हमारा एम्ब्रायो सैक है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 सेल्स मिलेंगे, एम्ब्रायो सैक के अंदर 3 सेल्स मिलेंगे टुवर्ड्स द चैलेजल एंड नोन एज एंटीपोडल सेल्स। भाई चैलेजल एंड ये है, तो यानी कि इन 3 सेल्स की बात हो रही है। इन 3 सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। 3 सेल्स टुवर्ड्स द चैलेजल एंड इज नोन एज एंटीपोडल सेल्स। 3 cells towards the micropylar end forms the egg apparatus। माइक्रोपाइलर एंड यानी कि इधर की बात हो रही है, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के तरफ यहाँ पे देखो 3 सेल्स जो होते हैं वो एग apparatus को फॉर्म करते हैं। वो 3 सेल क्या है, एक तो फीमेल गैमीट है, एक है हमारा फीमेल गैमीट और 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। तो एक सेल हमारा फीमेल गैमीट और साथ ही साथ 2 सिनर्जिड्स यानी कि 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड के तरफ प्रेजेंट है। और ये 3 सेल क्या फॉर्म कर रही है, इन तीनों सेल यानी कि एक एग्स और 2 सिनर्जिड, इन्हें हम एक साथ कलेक्टिवली कह रहे हैं एग अपैरेटस। क्या कह रहे हैं, एग अपैरेटस। तो 3 सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म्स द एग अपैरेटस, ठीक है। यहाँ पे हम एम्ब्रायो सैक की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब देखिए
बीच में यहाँ पे एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल सेल, एम्ब्रायो सैक में सेंटर में एक सेंट्रल सेल होगा, ठीक है। इन सेंट्रल सेल और इसी सेंट्रल सेल में टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। ये जो सेंट्रल सेल है इसका दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है, एक ये और एक ए, ठीक है, एक ये और एक ये। जो पोलर न्यूक्लियाई है, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है, ऑफ सेंट्रल सेल, इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इन सेंट्रल सेल टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी एम्ब्रायो सैक की बात की, जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। 7 सेल है, आप खुद काउंट कर लो, 3 एंटीपोडल के सेल, ठीक है, यानी कि 3 प्लस एक एग, ठीक है, प्लस 2 सिनर्जिड्स, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स यानी कि एग अपैरेटस के 3 सेल और 3 आपके एंटीपोडल के सेल, 3 + 1 4, ठीक है, 4 + 2 6, और एक आपका सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल को आप कैसे भूल सकते हैं, तो टोटल 7 सेल। न्यूक्लियस काउंट कर लो, एंटीपोडल के 3 सेल यानी कि 3 न्यूक्लियस, प्लस आपका ये एग होगा फीमेल गैमेट का 1 न्यूक्लियस, प्लस 2 सिनर्जिड का 2 न्यूक्लियस, प्लस सेंट्रल सेल के 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो काउंट कर लो, 3 + 1 4, 4 + 2 + 2 कितना हो गया, 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। तो हमारा जो एम्ब्रायो सैक है ये 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। दिमाग की बत्ती जली, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल समझ में आया। देखो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आसानी है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको अभी एम्ब्रायो सैक में ये सर ये एंटीपोडल क्या है, सेंट्रल सेल, इनका फंक्शन क्या है, थोड़ा बताइए। अरे ये सब हम आगे जानेंगे, यहाँ तो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी बच्चे होंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये सब का फंक्शन तो बताओ। अरे एम्ब्रायो सैक के स्ट्रक्चर को तो हम आगे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है, इसका टेंशन आप मत लीजिए। यहाँ पे देखिए, एक्सेप्ट द एम्ब्रायो सैक, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा था, लेकिन देखो, एक्सेप्ट द एम्ब्रायो सैक, इस एम्ब्रायो सैक को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट द एम्ब्रायो सैक, ऑल स्ट्रक्चर शोन इन द ओव्यूल आर डिप्लॉयड। यानी कि जो फनिकल है, जो वैस्कुलर टिश्यू होगा, हाइलम होगा, प्लेसेंटा है, ठीक है, ये रैफी, न्यूसिलस, ये सब के सब क्या है, डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड है। ऑलराइट, बस एम्ब्रायो सैक को छोड़कर, एम्ब्रायो सैक को छोड़कर बाकी जो भी स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट द एम्ब्रायो सैक, ऑल स्ट्रक्चर शोन इन द ओव्यूल इज डिप्लॉयड एक्सेप्ट एम्ब्रायो सैक। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर जाके आपको ये इस एम्ब्रायो सैक में फिलीफॉर्म अपैरेटस भी देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, फंक्शन क्या है, अरे ये सब तो हम आगे जानेंगे जब हम एम्ब्रायो सैक के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, चैप्टर शुरू हुआ है, अच्छे से चैप्टर चल रहा है, धीरे से चीजों को समझने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स है अबाउट ओव्यूल, ये भी देख लो। ऑब्ट्यूरेटर्स क्या होते हैं, ये ऑब्ट्यूरेटर्स क्या होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं अटैच्ड विद द फनिकल और प्लेसेंटा, फनिकल या प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड। ये जो प्लेसेंटा के साथ इस तरीके से अटैच्ड होंगे या इस फनिकल के साथ इस तरीके से अटैच्ड होंगे, कौन, ऑब्ट्यूरेटर्स, ठीक है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंट की तरह। फिर देखो बात करते हैं पेरिस्पर्म की। अच्छा, ऑब्ट्यूरेटर्स जो है इसका फंक्शन क्या है, सर आपने ये तो बता दिया, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, अटैच होता है फनिकल या प्लेसेंटा के साथ, काम क्या है, अरे ये केमिकल सिक्रीट करते हैं। ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं कि जब देखो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो ये ऑब्ट्यूरेटर्स जो होते हैं ना, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, फनिकल या प्लेसेंटा के पास। तो ये क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये केमिकल को सेंस करके जो पॉलन ट्यूब है वो जो है वो ओव्यूल के तरफ ग्रो करता है। पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा ना, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के तरफ अट्रैक्ट होता है, ओव्यूल के तरफ इलोंगेट होता है, ओव्यूल के तरफ ग्रो करता है। क्यों, क्योंकि जो ओव्यूल का जो फनिकल है या जो प्लेसेंटा है, ठीक है, इन पे ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये केमिकल सिक्रीट कर रहा है, ऐसे केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसको सेंस करके जो पॉलन ट्यूब है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द ओव्यूल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पेरिस्पर्म की। इट इज द रेसिडुअल
persistent nucellus, nucellus is obviously a diploid structure, ठीक है, nucellus in seed. अरे मैंने आपको क्या बोला था, ovary, ovule. After fertilization, ovary in general develops into fruit and seed develops into, sorry, ovule develops into seed. फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवरी डेवलप हो गया फ्रूट में, ओव्यूल हो गया सीड में. ओव्यूल में आपको न्यूसेलस देखने को मिलेगा, ओव्यूल में आपको न्यूसेलस देखने को मिलेगा, ठीक है. जब ओव्यूल डेवलप होता है सीड में तो ये जो न्यूसेलस है ये डीजेनरेट हो जाता है इन जनरल, क्योंकि न्यूसेलस का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. तो न्यूसेलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते 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 खुद डीजेनरेट हो जाता है. तो ओव्यूल से जब सीड बना तो सीड में आपको न्यूसेलस इन जनरल नहीं देखने को मिलेगा. लेकिन 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 ब्लैक पेपर, कैस्टर, बीट रूट की बात करें तो इनमें आपको इनके सीड में आपको न्यूसेलस देखने को मिलता है. देखो इन जनरल न्यूसेलस को तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक को, तो डीजनरेट हो जाना चाहिए था. लेकिन ब्लैक पेपर, कैस्टर और बीट रूट के सीड में आपको न्यूसेलस देखने को मिलता है. इनमें क्या होता है, जब ओव्यूल सीड में डेवलप होता है ब्लैक पेपर, कैस्टर या बीट रूट में, तो न्यूसेलस डीजनरेट नहीं होते. ऐसे केस में न्यूसेलस को हम कहते हैं परसिस्टेंट है, जिद्दी है, ठीक है, जिद्दी है, परसिस्टेंट है, डीजनरेट ही नहीं हुआ. तो याद रखिएगा इस परसिस्टेंट न्यूसेलस के लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरिस्पर्म. और जो कि न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है तो पेरिस्पर्म भी डिप्लॉयड होगा. तो पेरिस्पर्म क्या है, रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस फाउंड इन सीड ऑफ ब्लैक पेपर, कैस्टर एंड बीट रूट. चलो आगे, एरिल क्या है, एरिल क्या है, इट इज द एक्स्ट्रा इंटीगुमेंट. मैंने क्या कहा था, एक अंदर की तरफ इनर इंटीगुमेंट, एक बाहर की तरफ आउटर इंटीगुमेंट, किसी किसी में आपको एक थर्ड इंटीगुमेंट भी देखने को मिलेगा. आउटर इंटीगुमेंट के बाहर भी एक और इंटीगुमेंट देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा इंटीगुमेंट. तो एरिल ही वो एक्स्ट्रा इंटीगुमेंट है, आउटसाइड टू आउटर इंटीगुमेंट. ये किससे डेवलप होता है, एरिल डेवलप्स फ्रॉम फनिकल एट द बेस ऑफ द ओव्यूल. बेस ऑफ द ओव्यूल पे जो फनिकल प्रेजेंट होता है उसी से वो डेवलप हो जाता है एरिल, ठीक है. एंड इट इज द एक्स्ट्रा इंटीगुमेंट आउटसाइड टू आउटर इंटीगुमेंट. एग्जाम्पल लीची. लीची का जो एडिबल पार्ट होता है ना, जो आप बड़े चाव से खाते हो, वो एक्चुअली एरिल है. तो शुक्र मनाइए लीची में आपको एरिल देखने को मिल गया, लीची के ओव्यूल में, ठीक है, एरिल. ऑलराइट, तो लीची का जो ओव्यूल था वो तो सीड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाहर की तरफ जो ओव्यूल था वो तो सीड में डेवलप हो गया, लेकिन इसी ओव्यूल में जो आउटर इंटीगुमेंट था उसके बाहर की तरफ एक और इंटीगुमेंट एरिल था, ये एरिल डेवलप हो गया इस एडिबल पार्ट ऑफ लीची में, ठीक है. तो एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेशल पॉइंट है, एक्चुअली एक और बस स्पेशल पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब अगला स्पेशल पॉइंट है अबाउट कैरेंकल, और जिसे हम स्ट्रोफियोल भी कहते हैं. अरे ये कैरेंकल होता क्या है, देखो, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोलिफरेशन यानी कि आउटग्रोथ. इट इज फॉर्म ड्यू टू द आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटीगुमेंट ओवर द माइक्रोपाइल. ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, माइक्रोपाइल इज द रीजन वेयर इंटीगुमेंट्स आर एब्सेंट. लेकिन 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 एक केस ऐसा हुआ कि जो आउटर इंटीगुमेंट था इसमें प्रोलिफरेशन हुआ, आउटग्रोथ हुआ, और माइक्रोपाइल रीजन पे भी क्या हो गया, यहाँ पे आपको आउटर इंटीगुमेंट देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे. ऑलराइट, आउटर इंटीगुमेंट का क्या हो गया, आउटग्रोथ हो गया. अरे बार बार यही कर दे रहा हूँ, ओके. तो उसी के कारण से फॉर्म हो गया कैरेंकल, ठीक है, कैरेंकल फॉर्म हो गया. ऑलराइट, क्योंकि जो आउटर इंटीगुमेंट था उसका आउटग्रोथ हो गया टुवर्ड्स माइक्रोपाइल. अब देखिए ये जो कैरेंकल है ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड में प्रेजेंट होंगे क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बना, ठीक है. और वो जो ओव्यूल था उस ओव्यूल में ऐसा क्या हो गया, जो हमारा माइक्रोपाइल था वहां पे आउटर इंटीगुमेंट का आउटग्रोथ हो गया, जिसके कारण से सीड में आपको कैरेंकल देखने को मिला. ये जो कैरेंकल है ये सीड के जर्मिनेशन में मदद करता है. किस तरीके से, आसपास के सॉइल से मॉइस्चर को ले लेता है और सीड को दे देता है ताकि सीड की जर्मिनेशन में मदद हो, ठीक है. ये देखो एग्जांपल कैस्टर. कैस्टर आपको एकदम अच्छे से देखने मतलब अच्छे से याद रखना है, इसमें आपको कैरेंकल देखने को मिलता है. यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम है, आपसे प्रोनाउंस हो जाए तो कर लो, मेरे से तो नहीं हो रहा. क्या होगा, राइसिनस, रिसिनस, रिसिनस
कॉम्युनिस, रिसिनस कॉम्युनिस, मैंने अपनी कोशिश कर ली, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो बुलाओ, लेकिन स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा कैस्टर का सीड है, यहाँ देखो आपको कैरेंकल नजर आ रहा है, ठीक। ये जो कैरेंकल होता है ना, जर्मिनेशन में मदद करेगा, सीड के जर्मिनेशन में, और ये ना शुगरी होता है, शुगरी सब्सटेंस होते हैं इनमें, मीठा मीठा होता है, ठीक है, इन नेचर। तो जो चींटियां होती है, एंड्स को तो आपको पता है मीठी चीजें पसंद होती है, तो एंड क्या करती है, इन सीड्स को उठा लेती है और अपने साथ लेके चली जाती है, जिसके कारण से डिस्पर्सल ऑफ सीड हो जाता है, अकर्स बाय एंट बिकॉज ऑफ दिस कैरेंकल। और मायर मायर मेकोकोरी, मायर मेकोकोरी, मायर, बारी इससे ज्यादा टफ तो ये निकला। मेरे को लगता था साइंटिफिक नेम भी प्रोनाउंस करने में ज्यादा टफ होते। तो अगर सीड का डिस्पर्सल एंड के द्वारा हो रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मायर मेकोकोरी। याद रखना है, रखना नहीं याद रखना मत रखना, बक पता नहीं मैं क्यों डाल दिया इसको स्लाइड में। ऑलराइट। ये आई डोंट थिंक आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ये, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अब एक्स्ट्रा बहुत बच्चों को पढ़ना होता है यार, और एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए तो ये सब चीज़ें मुझे आपको पढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आप फिर कहोगे कि यार ये टीचर फांकी मारता है, आधा पढ़ाता है पूरा नहीं पढ़ाता, बच्चा बच्चा जैसा शक्ल लगता है, क्या पता अच्छे से नीट की तैयारी करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। अरे बच्चा बच्चा ऐसा लगता हो लेकिन दिमाग अच्छा है। नहीं, अपनी तारीफ नहीं करूंगा खुद से। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। अच्छा, एक चीज तो बोलना भूल गया मैं आपको, बाय थैंक यू कर दिया फिर मेरे को याद आया, कैस्टर ही एक ऐसा सीड है, ये अच्छे से याद रखना, जिसमें आपको एंडोस्पर्म भी देखने को मिलेगा, पेरिस्पर्म यानी कि पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कैरेंकल भी देखने को मिलेगा। ये तीनों चीज आपको कैस्टर में देखने को मिलेगी, तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। मेरे को ढकार भी आ रहा है अभी खाना खा के, इसीलिए ना मैं लेक्चर नहीं बनाता, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो चलो अब मैं जाऊंगा सोने, रात के कितने 2:30 बज रहे हैं, चलो ठीक है, तो फिर बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, चलो बाय।